अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं CS 605 का लेक्चर नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगी। पहले वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक की प्रिपरेशन की है। होप्स कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 10 को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 से। लेक्चर नंबर 6 में है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तब सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर है एक MCQs जिसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है कि कैपर जॉन ने एक अपनी बुक के अंदर लिखा था, जो उसकी बुक का नाम था सॉफ्टवेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये MCQs में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि उनकी बुक का नाम क्या था, जिसके अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताई थी। तो उनकी बुक का नाम सॉफ्टवेयर बेस्ट प्रैक्टिस था। ठीक है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑफ द पीपल एंड द प्रोसेस। ये वाले पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने इनको येलो हाईलाइट किया, इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ये वाले पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा MCQs में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपके मिड टर्म के लिहाज से कौन सी चीज़ें आपके क्विज़ेस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी अभी 2023 में आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि रिस्पॉन्स और कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। सिर्फ आपने मेंशन करनी थी ड्यूटीज़, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि लिस्ट करनी थी या बतानी थी। तो सबसे पहले जो होती है वो प्रोजेक्ट साइज़ होता है कि प्रोजेक्ट का जो साइज़ होता है अगर वो बहुत बड़ा होता है तो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोजेक्ट जो है वो आपका बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा अगर उसका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, उसका जो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद डिलीवरी ऑफ डेडलाइन। डिलीवरी डेडलाइन की जिम्मेदारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की है कि प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइम पर डिलीवर हो। अगर प्रोजेक्ट लेट डिलीवर होता है तो फिर वो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता। उसको टाइम पर डिलीवर करना ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की एक ड्यूटी है, एक काम है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। दूसरी ड्यूटी है डिलीवरी, डेडलाइन से पहले डिलीवरी करना। तीसरा है बजट और कॉस्ट। अब बजट और कॉस्ट को मैनेज करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जितना बजट उसको एलोकेट किया गया है, जितनी कॉस्ट और बजट उसको दिया गया है उसी के अंदर उसने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उससे एक्सीड नहीं करना। ठीक है, अगला पॉइंट है एप्लीकेशन डोमेन। अब ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से हैंडल करता है जितनी भी अनसीन प्रॉब्लम है उन सारों को। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब कौन सी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी जिससे जो है वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। हमने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, हमने टीम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जस्ट पॉइंट्स पूछे गए थे। तो ये आगे भी हैं। सिस्टम कॉन्स्टेंट, इसकी जिम्मेदारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। यूज़र रिक्वायरमेंट्स, कि यूज़र ने जितनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो सेटिस्फाई आपका प्रोजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उस प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके प्रोजेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना चाहिए, हर हाल में सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है रिसोर्सेज, कि प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके उसने जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटीज़ हैं। तो ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब एक और स्टूडेंट को आया हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़े रिलेटेड हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को किन किन चीज़ों के लिए, किन किन इशूज़ के लिए उसको वरी होना चाहिए, यानी कि परेशान होना चाहिए। तो वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो ये काफ़ी दूसरे से सिमिलर हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों को। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, ये बाकी इसमें सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। प्रोडक्ट क्वालिटी, रिस्क असेसमेंट, मेजरमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कस्टमर कम्युनिकेशन, स्टाफिंग और अदर रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये 9 पॉइंट्स, ये जो नो इशू है ना, इन सारे इशू के बारे में परेशान होना भी मैनेजर को ही चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैनेजर को किन चीज़ों के बारे में, किन इश्यूज़ के बारे में जो है उसको परेशान होना चाहिए। तो वो ये 9 इशू हैं।
उसके बाद हमारे पास है कि वाई प्रोजेक्ट फेल। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं। पहला तो ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल गई हैं। दूसरा है कि जो है वो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है कि डेडलाइन जो है वो आप मीट नहीं कर पाए। उसके बाद है कि आपने एफर्ट्स को नहीं अच्छी तरीके से किया, आपने ऑनेस्टी नहीं दिखाई। उसके बाद आपने जो प्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं, इनको भी आगे हम पढ़ेंगे। टेक्निकल डिफिकल्टीज़ कोई आ गई है या मिसकम्युनिकेशन हो गया है प्रोजेक्ट स्टाफ के साथ। अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है तो प्रोजेक्ट कैसे अच्छा होगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर फेलियर है तभी प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है वो गुड रिक्वायरमेंट्स रिलेट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद डिलीवरी डेडलाइन जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है रिसोर्स को और क्वालिटी को। ये भी क्विज में पूछा जा सकता है आपको कि डिलीवरी डेडलाइन किसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, तो वो रिसोर्स और क्वालिटी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि नेक्स्ट है द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम। देखते हैं इसके जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 पीज़ हैं। जैसे कि आपने MGT में पढ़ा होगा ये 4 पीस, कुछ वहाँ थोड़े से और थे, यहाँ थोड़े से अब चेंज हैं। यहाँ के 4 पीस में क्या है, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। तीनों पीस, चारों जो है वो पीस स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको 4 पीस भी कहा जाता है। सबसे पहले पीपल हैं, लोग। सबसे पहले आपने पहले पी की तो बहुत केयर करनी है, क्योंकि आपने अपने जो मैनेजर का एजेंडा होता है उसने हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है अपने स्टाफ को, तभी वो अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट। आप नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर जो उसके अंदर प्रोसेस है, जो लाइफ साइकिल चल रहा है आपका प्रोजेक्ट का, उस पर आपने फोकस करना है। फिर प्रोजेक्ट पे आपने फाइनली फोकस करना है। फिर इन्हीं पीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से 4 पीस हैं, तो आपने पीस याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है टीम लीडरशिप। जो लीडर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने डेवलप किया था। ये विनबर्ग ने डेवलप किया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन। अब मोटिवेशन क्या है कि अपने जो स्टाफ है उसको इनकरेज करना कि वो अपना बेस्ट दें। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज एबिलिटी टू मोल्ड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मोल्ड करना, उनको न्यू तरीके से, मतलब आप न्यू उसको करना। उसके बाद आइडियाज़ और इनोवेशन में क्या है, एबिलिटी टू इनकरेज द पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव, अच्छा क्रिएट करें और क्रिएटिव की तरह वो फील करें। तो ये जो ग्रीन हाईलाइट आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑलरेडी क्विज़ेज़ में आ चुके हैं। जितने भी आपको ग्रीन हाईलाइट नज़र आएंगे ना, इसका ये मतलब है कि ये MCQs रिपीट हो चुके हैं, क्विज़ेज़ में आ चुके हैं और पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एडग्यूमोन ने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट की थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, मैनेजर आइडेंटिटी थी, ये आपने सिर्फ बस नाम याद करने, अचीवमेंट थी और इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग थी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 2023 में अभी रिसेंटली आया है। इसमें क्या पूछा गया था कि डी मार्को की जो गुड लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी थी आपने। तो डी मार्को के अकॉर्डिंग गुड लीडरशिप में 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला हर्ट, उसका एक बड़ा दिल होना चाहिए। उसके बाद नोस, यानी कि ऐसा उसको यहाँ पर जो है ना ईडियम की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है कि ऐसा कि वो ट्रबल और बैड स्मेल को सपोर्ट कर सके। उसके बाद है गर्ड, यानी कि क्विक डिसीजन कर सके, वो जल्दी जल्दी फैसला करने की फीलिंग रखता हो। उसके बाद है सोल, कि लीडरशिप जो है वो टीम की जान होती है, टीम की सोल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो जहाँ कोशिश किया करें जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं ना उनको बहुत अच्छे से करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा काफ़ी कुछ रिपीट हुआ है, तो हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको भी रिपीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल पैराडिम्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs तो मस्ट आता ही आता है। अगर आप क्विज़ेज़ में ये लेक्चर इन्वॉल्व है तो इसमें से तो आपसे ज़रूर वो क्विज़ेज़ पूछते हैं। इसके अलावा MCQs में भी यहाँ से काफ़ी सारे MCQs बनते हैं। सबसे पहले आपने क्लोज पैराडिम देखना है, उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर अ टीम अलॉन्ग ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। तो ये आपको दिया होगा, पूछा जाएगा कि क्लोज है या रैंडम है या ओपन है या साइक्रोनियस है। उसके बाद रैंडम में क्या हो रहा है, टीम जो है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं कर रही होती। उसके बाद ओपन पैराडिम में क्या है, अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर अ टीम इन अ मैनर दैट अचीव सम ऑफ द कंट्रोल। ये आपने एज इट इज़ पूरा याद रखना है क्योंकि MCQs में ये पूरी लाइंस दी होती हैं जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हैं और पूछा जाता है कि ये ओपन पैराडिम है या रैंडम है या क्लोज है या साइक्रोनियस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3 जेनरिक टीम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DD, CD और CC। ये क्या है, अब पहला है हमारे पास DD, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी परमानेंट लीडर नहीं होता। तो आपसे क्विज़ में पूछा जा सकता है कि किस में परमानेंट लीडर नहीं होता। तो परमानेंट लीडर जो है वो हमारे पास DD में नहीं होता, क्योंकि आप डेमोक्रेट से इसको समझ लें कि डेमोक्रेट तो आज़ादाना ख्याल होता है, तो उसमें कोई परमानेंट लीडर नहीं होता। उसके बाद है कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। इसमें क्या होता है कि एक लीडर होता है जो कोऑर्डिनेट करता है स्पेसिफिक टास्क को, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ को वो सॉल्व करता है। उसके बाद है कंट्रोल सेंट्रलाइज। अब कंट्रोल सेंट्रलाइज में क्या होता है, ये टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है जिसमें एक टीम लीडर होता है। तो टीम लीडर दोनों बाकियों में है, पहले वाले में टीम लीडर नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि किस में टीम लीडर परमानेंट नहीं होता।
होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी ग्रुप मेंबर को टीम लीडर बना दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो परमानेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है जो टीम के साथ लीडर की कम्युनिकेशन भी जो है वो हमारे पास सीसी में होती है, तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इशू, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, फिर भी मैंने हाईलाइट करनी है कुछ पॉइंट्स, अगर आप रीड करना चाहें तो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास उसके बाद है प्रोसेस। इसमें कुछ मॉडल दिए हुए हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। हमारे पास कुछ वाटरफॉल मॉडल था, रेट था, प्रोग्रामिंग मॉडल था, इंक्रीमेंटल मॉडल था, ये सारे मॉडल्स हम ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में जो है वो वही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 आ जाता है, इसमें जो ये क्वेश्चन है ना कि रील के 5 स्टेप ऑफ प्रोसेस बताने थे चांस ऑफ सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी हमारे पास 2023 में क्वेश्चन आ चुका है कि वो रील के कौन से 5 पॉइंट्स थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 पॉइंट्स कौन थे, आपने एज इट इज़ याद रखनी है। स्टार्ट ऑन द राइट फुट, मेंटेन मोमेंटम, ट्रैक प्रोग्रेस, मेक स्मार्ट डिसीजन, कंडक्ट पोस्टमार्टम एनालिसिस। तो ये इसके जो है जो 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। और ये जो पोस्टमार्टम एनालिसिस वाला है ये शॉर्ट में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि किसी भी मिस्टेक को या किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। उसमें जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो कंडक्ट होते हैं कि बार बार आपको इनकरेज किया जाता है कि वो आप काम करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि 7 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो इनको W5HH भी कहा जाता है, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है वो H से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो W से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बैरे बोहम के कुछ सजेस्ट किए थे उसने सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। वो 7 क्वेश्चन कौन से थे, पहला तो है वाई, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ और हाउ मच। ये आपने एज इट इज़ याद रखने हैं क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि बैरे बोहम के कौन से 7 क्वेश्चंस थे उनको बताएं, या फिर MCQs में तो ज़रूर इसमें से MCQs हमेशा ही बनता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये वाई, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ एंड हाउ मच, इनकी तरतीब भी आपने याद रखनी है, सीक्वेंस के साथ आपने इनको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है वो हमारे पास ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जिसमें कंपैरिजन था LOC का और FPA का। अब हम इनको देख लेते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं। सो जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन एज इट इज़ पूछा गया था कि कंपैरिजन करके आपने बताना है। तो सॉफ्टवेयर के साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए कुछ टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो टूल कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सॉफ्टवेयर के साइज़ को एनालाइज करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए हम कौन से टूल यूज़ करते हैं। तो पहला टूल है लाइन ऑफ कोड LOC, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ़ GUIs, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट पेज और फंक्शनल पॉइंट्स। इसमें से फंक्शनल पॉइंट्स जो लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी की डिटेल आपकी बुक में भी नहीं है। लाइन ऑफ कोड और फंक्शनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस भी पूछा गया है इससे पहले आपसे, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कुछ इनने डिफरेंस यहाँ पर दे दिए हैं कि LOC जो होता है वो हैवीली डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग स्टाइल पर, जबकि दूसरा डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, टूल का मिक्सचर होता है जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सारे लैंग्वेज का जो है वो ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ये LOC की बात हो रही है। उसके बाद FP क्या है, FP मेयर द साइज ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर, इसको वो मेयर करता है। और द मेयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब ये टेक्नोलॉजी और टूल से इंडिपेंडेंट है। ऊपर हमने क्या देखा, LOC जो है वो टेक्नोलॉजी और टूल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और टूल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपने ये दरमियान में वो जो लाइन लगा के जो है हम डिफरेंस नहीं लिखते, बिल्कुल उस तरह से आपने इसका डिफरेंस लिखना है अगर आपको पेपर में आ जाता है तो। LOC को आपने एक तरफ करना है, उसके बाद FP को आपने एक तरफ करना है। पहले पॉइंट में आपने बताना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कोड और उसकी फंक्शनल पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने बताना है कि LOC जो है वो इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है और FP डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है ये किसी भी टूल और टेक्नोलॉजी से, और ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद ये तो हमारे पास डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर एडवांटेज भी है कि FP का जो एडवांटेज है LOC पर वो क्या है कि LOC जो है वो कैन बी काउंटेड ओनली आफ्टर द कोड हैज़ बिन डेवलप्ड। कोड के डेवलप होने के आफ्टर, यानी कि उसके बाद हम जो है वो उसको करते हैं, LOC को काउंट करते हैं, जबकि FP को हम रिक्वायरमेंट फेज़ में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद है LOC मेयर दी एप्लीकेशन फ्रॉम डेवलपर प्रोस्पेक्ट से इसको मेयर करता है, डेवलपर के अंदाज से इसको ये मेयर कर रहा होता है, जबकि FP जो होता है वो साइज़ को मेयर करता है फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव, यूज़र के पर्सपेक्टिव से ये मेयर करता है, जबकि LOC जो है वो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से मेयर करता है। तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंस हो गया। तो हमें काफ़ी सारे डिफरेंस यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आपने ऐसे ही सारे डिफरेंस फाइंड करके अपने लिए एक नोट्स बना लेने हैं जिसमें आपने दोनों के डिफरेंस रखने हैं, क्योंकि आपसे शॉर्ट और लॉन्ग में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है,
इस पूरे लेक्चर में से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही था। बाकी यहाँ पर फंक्शनैलिटी पॉइंट जो हमने अभी एफ पढ़ा है उसके कुछ इन्होंने थोड़ा सा डिटेल दी है एफ की, वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन एफ अकेला कभी नहीं आता, ये उस LOC के साथ ही आता है, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग आर द शॉर्ट लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग FP फॉर एस्टिमेशन। के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं FP को वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि FP को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। सबसे पहले तो इसमें IEE है, उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट UK की गवर्नमेंट है, कनाडा है, हांगकॉन्ग है, ये सब जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ईजी, आपने सिर्फ इन कंट्रीज़ के नाम लिखने कि इनकी गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है, और इसके अलावा ये IEEE भी यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्टेट भी यूज़ कर रही है इसको। विक्टोरियन हैज़ बीन यूजिंग FP सिंस 1997। सो ये जो MCQs में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कब से यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये 1997 से, यानी कि ईयर्स जो होते हैं ना वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद FP के यूजेज क्या हैं, तो यहाँ पर ये FP के कुछ यूजेज लिखे हुए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि FP के यूजेज लिखें। तो उसके बाद हमारे पास इसके 3 पर्पस भी हैं। सो कोई भी अपने पर्पस लिख देने। अभी यहाँ पर उन्होंने साइज, डिफेक्ट्स, एफर्ट, प्रोडक्टिविटी, ड्यूरेशन और टाइम, एफिशिएंसी और कॉस्ट, ये सारे हमने यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स दिए, ये सारे FP के पर्पस हैं। तो FP वाला टॉपिक जो है ना फंक्शनल पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 9 में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक उनका डिफरेंस, 2 चीज़ें जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि फंक्शन पॉइंट की दोबारा से बात आ गई कि इसको 3 टाइप्स में अब डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन सी फंक्शन टाइप्स हैं, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, 3 चीज़ें पूछ जाती हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट में आते हैं कि 3 चीज़ें ये लिखें, 3 चीज़ें ये लिखें, इस तरह के क्वेश्चन। डेवलपमेंट काउंट, इन्हांसमेंट काउंट और एप्लीकेशन काउंट, ये इसके 3 पॉइंट हैं। इनकी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट में ही आते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बाउंड्री को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये वाला यहाँ से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स ILF। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है आपके मिड टर्म में, तो काफ़ी दफ़ा आ चुका है। यूज़र आइडेंटिफाइबल ग्रुप इसकी जो है वो इसे कहते हैं, और प्राइमरी इंटेंट क्या है इसका। फिर एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में डिफरेंस क्या है, जैसे हमने अब ऊपर LOC का और FP का डिफरेंस देखा, आपने बिल्कुल इस तरह से इसका भी डिफरेंस नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स पे। यहाँ पर आगे आपको डिफरेंस भी नज़र आ जाएगा। तो ये इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि क्विज़ में बार बार आता है। सो बार बार क्विज़ में ये आता रहा है क्वेश्चन, क्विज़ 1 में भी आया, क्विज़ 2 में भी आया, फिर जाके मिड में भी ये आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 लाइनें जो है ना एज इट इज़ आपने माइंड में रखनी है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल इज़, क्या उनमें प्राइमरी डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल इज़ नॉट मेंटेन बाय द एप्लीकेशन बीइंग काउंटेड, वाइल इंटरनल लॉजिकल फाइल को काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या होता है, नॉट मेंटेन बाय एप्लीकेशन जो काउंट हो रही है वो इसको मेंटेन नहीं करती, किसको, एक्सटर्नल को मेंटेन नहीं करती, इंटरनल को करती है, ठीक है, एक्सटर्नल को नहीं करती। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो ये आपने अच्छे से अपने माइंड में दोनों लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन तो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरी लाइन आपने याद रखनी है कि एक्सटर्नल नॉट मेंटेनेबल है, इंटरनल मेंटेनेबल है। बस आप इतना याद रख लें कि एक्सटर्नल मेंटेनेबल नहीं है, इंटरनल मेंटेनेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से इतना कुछ नहीं आता। बस यहाँ पर अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कौन कौन सी इसकी समरी है, काउंटिंग रूल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन रूल हैं और कम्प्लेक्सिटी कंट्रीब्यूशन रूल्स हैं, और यहाँ पर कुछ और रूल्स भी दे दिए गए हैं। तो ये रूल्स भी आपने सिर्फ नाम याद रखने, क्योंकि इसमें डिटेल में तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद डाटा, इसकी डेफिनेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आता है, इसका दूसरा पार्ट भी है। सो डाटा एलिमेंट टाइप इज़ अ यूनिक यूज़र रिकॉग्नाइजेबल नॉन रिपीटेड फील्ड है ये, ठीक है। इसकी कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स तो नहीं पूछे जाते लेकिन इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में अक्सर, ठीक है, तो आपने याद रखनी है। उसके बाद ये वाला जो मैंने यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट किया, ये क्विज़ेज़ में बहुत दफ़ा आ चुका है, ये वाला MCQs, जिसमें कहा कि 1 डेट फॉर द आफ्टर इमेज ऑफ 10 फील्ड्स फॉर टोटल ऑफ डैश फील्ड डेट्स। कितने डेट्स हो जाएंगे, फिर वो 2 डेट्स हो जाएंगे जब हम 1 डेट को यूज़ करेंगे आफ्टर इमेज में 10 फील्ड्स के लिए, तो वो 2 डेट हो जाएंगे। एक ये MCQs काफ़ी आता है और एक ये वाला MCQs। अब इस MCQs में सिर्फ ओनली वंस मिसिंग था, बाकी ये MCQs में सब कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और ओनली वंस सिर्फ मिसिंग था, ठीक है। तो ये MCQs इस तरह से बार बार आता है, सिर्फ ओनली वंस जो है वो मिसिंग था और आपने ओनली वंस जो है वो इसमें मार्क करना था कि ओनली वंस था या मोर था, ये सारा। बाकी इसमें से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला जो है वो रेट है, इसी का भाई है, तो रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप है। तो ये लेक्चर नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। सो ये डिफरेंस की कोई 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका बार बार डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। तो जो हमने देख ली, LOC देखा, हमने FP देखा, फिर हमने एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स देखी, और डेट और रेट, ये जो 3 डिफरेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपर में बार बार आते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 से लेके हमने 10 तक देखे। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, कैसे भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, आप इसमें बहुत आराम से बहुत अच्छा GPA ले सकते हैं। इवन कि इसमें स्टूडेंट्स का 4 GPA भी आता है, A+ ग्रेड भी आता है, 90+ मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है। अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट लें, और इसके हैंडआउट्स भी काफ़ी शॉर्ट हैं, इतने लेंथी भी नहीं है। तो जो चीज़ें आप पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि हमने देखा कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट था इस लेक्चर में। लेकिन उसके बाद हमने अगले लेक्चर में देखा तो उसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था और सारा कुछ आता भी नहीं है। तो आपने वो चीज़ों को पहले किया करें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जो बार बार आ रही हैं ना पेपर में, वो चीज़ें आप ज़रूर किया करें। उसके बाद आप उन चीज़ों पर आया करें जिनके आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी किया करें। सिलेक्टिव स्टडी में आप क्या किया करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आ रही हैं, बार बार स्टूडेंट्स की आ रही हैं, आप बार बार वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि जब आप नहीं आए तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उन चीज़ों पे जाएँ जो आपको नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ